सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस बात को स्पष्ट किया है सेडिशन लॉ को लेकर, देशद्रोह के कानून को लेकर, कि जिस प्रकार से लगातार पिछले चंद वर्षों में उसका मिसयूज़ हो रहा था, उसका दुरुपयोग हो रहा था, और ये सरकार, मोदी सरकार, तमाम अपने विपक्षी लोगों को जो उनके खिलाफ कभी भी किसी भी तरह से आवाज़ उठाते रहे हैं, उन्हीं के विरुद्ध ये लॉ का इस्तेमाल होता रहा है। उसमें पत्रकार भी हैं, उसमें लेखक भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, राजनेता भी हैं, सभी लोगों पर बारी बारी से ये कानून लागू किया गया है। और इन चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को महसूस किया कि आज़ादी के इतने लंबे समय के बीत जाने के बाद भी वो कानून जो अंग्रेज़ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया करते थे और स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज़ को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, ठीक उसी प्रकार से मोदी सरकार उसका दुरुपयोग और इस्तेमाल कर रही है। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है बहुत स्पष्ट है और एक प्रकार से यूँ कहा जाए कि इस कानून का दुरुपयोग रोकने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया। सर, सरकार के लिए आप इसे कैसे देखते हैं? सरकार पीठ भी थपथपा रही है, हमारे प्रधानमंत्री या सरकार खुद अमृत महोत्सव को देखते हुए इस कानून के पुनर्विचार को लेकर सोच रही थी। हम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी करते हैं, या कोर्ट ने देखा कि इस कानून पर पुनर्विचार की जरूरत है, लिहाजा उन्होंने ऐतिहासिक फैसला सुनाया? देखिए, सरकार को जब सुप्रीम कोर्ट का रुख का अंदाज़ा हो गया और ये लगा कि अब इस कानून का दुरुपयोग ज़्यादा दिनों तक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पहले उन्होंने एफिडेविट दूसरा दिया था केंद्र सरकार ने, उन्होंने देशद्रोह कानून के पक्ष में दिया था, और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर पुनः विचार होना चाहिए, तब उन्होंने अपना एफिडेविट बदला है, चेंज किया है। तो इससे एक तो जो सरकार की जो दोहरी नीति है उसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और वो जो कुछ सरकार आज कह रही है वो सुप्रीम कोर्ट के दबाव में कह रही है। तो झारखंड में मुख्यमंत्री को देखते हुए कहते हैं कि दुनिया भर में रूस और यूक्रेन की लड़ाई की चर्चा हो रही है, लेकिन भारत के हालात ऐसे हैं कि केंद्र और राज्य के रिश्ते रूस और यूक्रेन के युद्ध जैसे हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार हरदम गैर भाजपा शासित राज्य के सरकार को डिस्टेब्लिश करने के फिराक में लगी रहती है। ये बात बिल्कुल उन्होंने सही कहा है झारखंड के मुख्यमंत्री जी ने। जो हमारे देश में एक संघीय ढांचा है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसको कमज़ोर करने का काम केंद्र सरकार लगातार कर रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, खासतौर पर उन राज्यों को और वहां के मुख्यमंत्री, वहां के जो राजनीतिक जो परिस्थिति है उसको बदलने का प्रयास करते हैं, चाहे वो किसी कीमत पर हो, धन से हो, बल से हो, जैसे भी हो। कई राज्य सरकारों को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और जबकि उनको बहुमत प्राप्त नहीं था, जनादेश उनके पक्ष में नहीं था, तब भी ज़बरदस्ती जिसको कहा जाए कि वहाँ सरकार बनाने का काम किया। सर, आप लोग चिंतन शिविर के लिए जा रहे हैं, इस चिंतन शिविर के जरिए के नेता शामिल होंगे, वो पार्टी को नई शक्ल सूरत और रणनीति देने की कोशिश करेगी। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि 2024 का चुनाव हो या अपकमिंग असेंबली इलेक्शन हो, सिर्फ कांग्रेस ही अपोजिशन की ऐसी पार्टी है जो बीजेपी या एनडीए की सरकार को हरा सकती है। देखिए, बात सही है। अगर आप देखेंगे तो आज राष्ट्रीय स्तर पर अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई सामना कर सकती है या चुनौती दे सकती है, वो कांग्रेस पार्टी है। और आज भी कांग्रेस का संगठन देश के हर कोने कोने में पाया जाता है, और इसीलिए लोगों को उम्मीद है कि कांग्रेस ही कुछ कर सकती है। अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस को आगे आना पड़ेगा, और उसी दिशा में ये शिविर लगाया गया है कि जो देश के तमाम जो प्रमुख कांग्रेस के नेता हैं वो सभी उसमें जमा होंगे, और उसमें खुलकर बातें होंगी, मंथन होगा, और उससे जो चीज़ें निकल कर आएंगी वो इस देश की राजनीति को आने वाले समय में प्रभावित करेगी।
सर, लाउड स्पीकर विवाद महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक पहुंचा किया है कि 10 से 6 लाउड स्पीकर किसी भी धार्मिक संस्थान में नहीं बजेंगे और जो स्टेक होल्डर है उन्हें सरकार से परमिशन लेने के बाद ही इस तरह के यंत्र के इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। तो क्या समस्या के बाद हम समाधान की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, अगर समान रूप से सभी धर्मों पर अगर कोई भी कानून लागू होता है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी एतराज होना चाहिए या होगा। लेकिन जब उसमें भेदभाव होता है, उसमें किसी को प्राथमिकता दी जाती है, तो उससे एक प्रकार से लोगों में सोचने पर लोग मजबूर होते हैं। तो अगर कर्नाटक के सरकार ने ऐसा कोई कानून बनाने का फैसला लिया है कि सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटाया जाए, तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी को इतराज नहीं हो सकता है। सर, कांग्रेस के जो नेता केवी थॉमस हैं, जिनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटी ने उन्होंने कहा है कि वो जो उपचुनाव है केरला में, उसमें एलडीएफ उम्मीदवार डॉक्टर जो जोसेफ के लिए काम करेंगे। उसको लेकर पार्टी को जो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है पार्टी कर सकती है। देखिए, ऐसे लोग हर पार्टी में मौजूद होते हैं जो सत्ता में रहना चाहते हैं या सत्ता के पक्ष में रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरा ख्याल है कि कांग्रेस पार्टी से चले जाने में ही फायदा है। सर, 7 अजूबे में शामिल भारत की पहचान जो था, तो रोज एक नई कहानी या विवाद सामने आता है। अब जयपुर की राजकुमारी ने दावा किया है कि वो उनके पुश्तैनी संपत्तियों में से एक है जिस पर कब्जा किया गया था। उनको कोर्ट में जाना चाहिए। अगर उनके पास सबूत है और कागजात मौजूद है तो मेरा ख्याल है कि प्रेस में बयान देने के बजाय उनको कोर्ट में जाना चाहिए और दावा करना चाहिए कि ये ज़मीन उनके पुरखों की है। कुछ नेताओं ने चेतावनी दी है केंद्र सरकार को, जिसमें टीएच बनर्जी, महबूबा मुफ्ती, कि श्रीलंका से भारत को सबक लेने की जरूरत है और धर्म के चश्मे से जो हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में की बात की जाती है, ये करते करते कहीं भारत देश खतरे में ना आ जाए। हमें इससे आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, हम लोगों को श्रीलंका से सीख लेनी चाहिए, खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। अगर वहाँ इस तरह से विद्रोह हो सकता है, इस तरह से जनता सड़क पर आ सकती है, तो हमारे देश में भी हो सकता है, क्योंकि हम भी लगभग उन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आर्थिक संकट है हमारे देश में, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, गरीबी अपने चरम सीमा पर है और महंगाई से हर व्यक्ति उससे त्रस्त है।